आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम और आपकी बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मुस्लिम क़यादत, जब ये दो लफ्ज आपके जहन में आते हैं तो वो कौन से चंद नाम हैं जिनके बारे में आप सोच पाते हैं, जिन्हें आप वाकई में लीडर या कौम का रहनुमा कह सकें? शायद कोई नहीं। और जो लीडर्स खुद को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, क्या वाकई में मुसलमान उनको अपना लीडर मानते हैं? एक असली लीडर वो होता है जो आपके मसलों को समझ सके, आपके मसलों को सुलझाने की कोशिश करे, आपके मसलों को मुल्क, हुकूमत, समाज, मीडिया सबके सामने पुरजोर तरीके से बिना डरे, बिना झिझके रखे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों के लिए ऐसा करने वाला ताकतवर लीडर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अलमिया यह है कि मुसलमानों को मुस्लिम क़यादत ने इतने दिनों तक ऐसे मसलों में उलझा कर रखा जो उसके लिए जज्बाती तौर पर जरूरी हो सकते हैं, लेकिन उससे उनका असल में कोई भला नहीं हो रहा। मुस्लिम लीडरशिप, शायद इस तरह की कोई चीज मौजूद ही नहीं है, और अगर है तो वो कहां है? कहां है वो मुस्लिम रहनुमा जो इससे उससे डराने की बजाय, जज्बाती तकरीर के जरिए बेवकूफ बनाने की बजाय, मुसलमानों को बेचारा, बेयारो मददगार, लावारिस समझने की बजाय उनके वो मसले उठाएं जिससे वाकई में वो समाज में बराबरी पर आए। लेकिन मुसलमानों के असल मुद्दों को उठाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि उन्हें ये मुद्दे उठाना उनकी सियासत के एतबार से उन्हें सूट नहीं करता। मौजूदा ज्यादातर मुस्लिम लीडरशिप बड़ी पार्टियों की कठपुतली है और उसे अपने सियासी या जाती मफाद के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। ज्यादातर मुस्लिम लीडर उसी तबके की परेशानियों को सुलझाने में नाकाम हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर कुर्सी पर बिठाया। हाँ, तक लीडर बनने की बात है और बनाने की बात है, ये जिस दिन हमारे और पार्टियों के जहन खुल जाएंगे कि ये हिंदुस्तानी हैं, जिस दिन वो ये सोचना छोड़ देंगे ये मुसलमान हैं, उस दिन लीडरशिप पैदा हो जाएगी। जब तक आप मुसलमान के चश्मे से देखेंगे उन्हें, ये 10 तरह के सवाल होते रहेंगे। अपने हुकूक के लिए जो दस्तूर में दिए गए हैं उनकी बाजियाफ्त के लिए और बाजियाबी के लिए पूरी जद्दोजहद करनी चाहिए जमहूरी तरीक़ों से। हमें इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसका हिस्सा बनना चाहिए, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनना चाहिए, और ये ख्याल रखना चाहिए कि जमहूरियत उस ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें हर साज जो है अपनी इनफरादियत के बावजूद उसकी लय और ताल अलग होती है, और वो सब मिलके फिर एक सिम्फनी को जन्म देते हैं। एक असली लीडर वो होता है जो आपके मसलों को समझ सके, आपके मसलों को सुलझाने की कोशिश करे, आपके मसलों को मुल्क, हुकूमत, समाज, मीडिया सबके सामने पुरजोर तरीके से बिना डरे, बिना झिझके रखे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों के लिए ऐसा करने वाला ताकतवर लीडर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अलमिया यह है कि मुसलमानों को मुस्लिम क़यादत ने इतने दिनों तक ऐसे मसलों में उलझा कर रखा जो उसके लिए जज्बाती तौर पर जरूरी हो सकते हैं, लेकिन उससे उसका असल में कोई भला नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर ये बात अभी भी सच है कि चाहे लाउड स्पीकर हो, 3 तलाक हो, हज सब्सिडी हो या इसी तरह के दूसरे मौजू, मुसलमान अभी भी इसी में उलझे हुए हैं, या ये कहा जाए कि उन्हें इसमें उलझा कर रखा जा रहा है। वो अभी भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर उनके हाथों ब्लैकमेल भी होते हैं। हकीकत ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद से कोई भी ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं हुआ जिसे नेशनल लेवल पर इतनी मकबूलियत हासिल हुई हो, या जिसे हम नेशनल लीडर कह भी सकें।
लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप को ही कटघरे में खड़ा करना जायज है या फिर मुसलमानों को अपना तज्जिया करने की भी जरूरत है? क्यों मुसलमान अपने असल मुद्दों को मुद्दा बनाने में नाकाम रहे हैं? 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर अगर मुल्क भर में मुस्लिम खवातीन सड़कों पर आ सकती हैं, तो तालीम जैसे सबसे अहम मुद्दों पर वो सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं देती? जज्बाती मजहबी मसाइल से लेकर तमाम इसी तरह के मुद्दों पर वो सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सवाल पूछते हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि जो मुसलमान लाल किले के तख्त पर काबिज था, आज वही मुसलमान उसी लाल किले के बाहर मूंगफली क्यों बेच रहा है? आज क्यों वो तालीमी एतबार से पिछड़ों से भी पिछड़ा है? क्यों आज भी 31% मुसलमान गरीबी सतह से नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं? मुसलमानों को ये सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसमें दरअसल मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि वाकई में सो कॉल्ड जो मुस्लिम लीडर उनके पास मौजूद हैं, क्या वाकई में वो उनको मुस्लिम लीडर मानते हैं, या फिर जो लीडर होने का दावा करते हैं, क्या वाकई में वो उनके उन मुद्दों को उठा पाते हैं? आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उनके जरिए हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हैं, तस्लीम रहमानी साहब, जो कि चेयरपर्सन हैं MPCI के। तस्लीम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस दौर से फिलहाल हिंदुस्तान का मुसलमान गुजर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा उसे अगर जरूरत है तो मजबूत क़यादत की? देखिए, बगैर क़यादत के तो कोई कौम, कोई मिल्लत, कोई मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। और अमारत का कंसेप्शन तो हम लोग इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अगर 2 आदमी एक साथ जा रहे हैं तो उनको आपस में अपने आप में एक से एक को अमीर चुनना चाहिए, इतना इम्पॉर्टेंट है क़यादत का तसव्वुर। तो बग़ैर क़यादत के कोई कौम, कोई मुल्क, कोई कबीला को तरक्की नहीं कर सकता। ये एक यकीनी अमर है। लेकिन बदकिस्मती से हमने अमारत और क़यादत और उसके साथ जो उसके औसाफ हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसमें जो एहतराम है क़यादत का, फिर ख़ुद क़यादत का कितनी जहानत है क़यादत में, कितनी दूरअंदेशी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और क़ायद ख़ुद को पहचानवाता है। क़ायद ज़मीन से खड़ा होता है और अपने फॉलोवर्स के सामने ख़ुद को पेश करके अपनी जहानत और अपनी दूरअंदेशी से और अपने लगातार मेहनत के ज़रिए ख़ुद को पहचानवाता है कि मैं क़ायद हूँ। और उसके बाद ना कि डरा धमका के, जज्बाती तौर पर बेवकूफ़ बना के अपने आप को उसके ऊपर थोपता है, जो फिलहाल हो रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक अलमिया है? अगर हम देखें मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद से अब तक कोई ऐसी बड़ी फिगर, कोई ऐसा नेशनल लीडर जिसको हम मुस्लिम लीडर कह सके नहीं हुआ है। वही एक ऐसे लीडर थे जिनके पीछे हुजूम चलता था, जिनकी बात को माना जाता था। अब जो तमाम लीडर हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं और उसके नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, वो सिर्फ अपने जाती मफाद ही हल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो हिंदुस्तान की मौजूदा सियासी तारीख सिर्फ 200 साल पर मुहित है। 1850 के आसपास से शुरू होके, यानी पॉलिटिकल पार्टी पहली भी हमारी 1880 में आती है। ऑर्गेनाइजेशंस के जो सेटअप है वो भी 1827-1830 के दरमियान से शुरू होते हैं। ये सियासत 200 साल की है। इस सियासत में अगर आप मुस्लिम कायद को 200 सालों में ढूंढेंगे तो मुझे ये लगता है कि सर सैयद हिंदुस्तानी मुसलमानों के पहले कायद थे। और सर सैयद ने उस ज़माने में 1865, 70 और 80 तक के ज़माने में जो थॉट मुसलमानों के लिए कंसीव किया था, वो आज 2018 में भी वो रेलिवेंट है। बदकिस्मती से हमने सर सैयद को सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट की हैसियत से पढ़ा है, एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर की हैसियत से उनको स्टडी करने की कोशिश कम की गई है। तो सर सैयद इस मुल्क में एक्चुअल कायद मुसलमानों के पहले कायद है। फिर वो क़यादत बढ़ती चली आती है, मुख्तलिफ सूरतों में आती है। कई नाम लिए जा सकते हैं, जो मौलाना आज़ाद तक आती है। उस दौरान सिर्फ भी 2-3 ही लीडर हैं जो हमको दिखाई देते हैं। आप किसी सूरत में आप हकीम अजमल खां को ले
लीजिए, मुख्तार अहमद अंसारी साहब को उस वक्त ले लीजिए, रफ़ी अहमद किदवाई को ले लीजिए, जिन्ना साहब को भी आप उसमें ले सकते हैं, हालांकि इस मुल्क में उनका नाम लेना जुर्म है। उससे होती हुई वो आती है मौलाना आज़ाद तक। लेकिन मौलाना आज़ाद पर आने के बाद भी मौलाना आज़ाद साहब ने खुद ही क़यादत के दरवाज़ों को खुद क़ायद थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगली क़यादत के दरवाजे उन्होंने कहकर बंद कर दिए कि अब मुसलमानों को इस मुल्क के सियासी ढांचे में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और उस वक्त जो इस मुल्क की वो सियासी तंजीमें जो जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा पेश थी, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों को अब सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जमीयत उलमा ने कहा कि दावत का काम करना चाहिए, जमात इस्लामी ने कहा कि दावत का काम करना चाहिए, मुस्लिम लीग छोड़ के चली गई पाकिस्तान में या केरल में जाके बैठ गई, खाकसार तहरीक ने अपने आप को कहा कि मकसद खत्म हुआ तो अब तहरीक बंद कर दी, तो बिल्कुल बेयारो मददगार खड़ा रह गया 1947 में मुसलमान। उसके बाद जो क़यादत आती है वो सिर्फ खुदगर्जी की क़यादत है या पॉलिटिकल पार्टीज की गुलामी बिल्कुल उनकी कठपुतली तक बनकर ही रह गई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हाजी इकरामुद्दीन साहब हैं हमारे साथ, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए इकरामुद्दीन साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम जी कि ये तस्लीम साहब जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया है, कौम के लिए एक दर्द है इनके अंदर, और आप तो खैर इस कौम की खिदमत करते ही हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि इस कौम को बजाय उलझाने के चारों तरफ, इसे तालीम की तरफ कम से कम रखा जाए, लोगों का जहन बिल्कुल हटा दिया जाए इसकी तरफ से। ये तालीम पढ़ेंगे, आज दलित है और लोग पढ़े हैं 20 साल 30 साल के अंदर उनकी स्थिति क्या थी, आज 20% थानों में देखो, सरकारी अफसरान देखो, सारी ये बैठे हमारी कौम को रिपोर्ट बैंक बना दिया है, चाहे ओवैसी हो, उसमें कोई ऐसा लीडर नहीं आया है। आपने तो बात कही और बहुत बढ़िया लीडर है, लेकिन कम से कम इस कौम को सबसे ज्यादा जरूरत है तालीम की। जी ये कोई नहीं पूछता कि कितने हमारे जो लोग हैं, अगर सर्वे करा जाए तो कम से कम 80% लोग पीछे ही हैं। जी जी बिल्कुल, कई बार ये सर्वे कराए जा चुके हैं, कई रिपोर्ट्स आई हैं, तो वही बात तस्लीम साहब ये भी कह रहे हैं। कोई रहबर नहीं जी, वोट बनाए और अपने ऐसी में जाके बैठ गए। जी जी तस्लीम साहब जवाब देना पूरी चाहेंगे। दुनिया के अंदर मुसलमान, देखिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3E बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। ये 3E में से कोई एक E भी कम होता है। तालीम, तंजीम और तिजारत हम बचपन में कहा करते थे। हमारे पास मसला, हम किसी एक चीज को नहीं ले सकते कि सिर्फ एजुकेशन अगर हो जाए तो सब काम हो जाएगा, सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाए तो सब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा अगर आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। तो हमको तीनों सतह पर काम करने की जरूरत है। हमको उसी लीडर की जरूरत है जो इन तीनों को लेते हुए, और फिर जो मुसलमानों का बेसिक बिलीफ है यानी इस्लाम के दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यानी हम इस्लाम पर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर एक साथ आसानी से अमल कर सकते हैं। उस पे रहते हुए इन तीन चीजों पर कि अगर हम प्लानिंग कर लें, एजुकेशन की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, तो क़यादत भी मिल जाएगी और मुसलमानों को तरक्की हासिल हो जाएगी। लेकिन वही नहीं हो रहा है। असल में यही है, हम कभी एजुकेशन पे खाली फोकस करते हैं, कभी हम सिर्फ इकोनॉमी पे करना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली जो एक साथ तमाम चीजें जो चलनी चाहिए वो नहीं चल पाती हैं। सबसे ज्यादा फोकस जो है तालीम पे किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी में सबसे ज्यादा मुसलमान पिछड़े हुए हैं। हमारे साथ आलिया साहिबा जुड़ गई हैं जयपुर से। आलिया बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आलिया बोल रहे हैं जयपुर से। हमारी बहन का केस चल रहा है, सायरा बानो जी। तो उसका ना केस चल रहा, उसकी ना तो कोई डिवोर्स हुआ उसका, ना कुछ, मतलब उसने केस करा घरेलू हिंसा पे। जी तो आलिया, हम इस बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं। आज हम बात करें मुस्लिम लीडरशिप पे, और शायद आप टॉपिक को समझ नहीं पाई। एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं हम जी, कि जैसे अगर लड़की को कुछ पता नहीं हो तलाक के बारे में और वो कोर्ट में रख दी जाए तो क्या तलाक हो जाती, ये पूछना चाहते सिर्फ बस, मतलब हमारी बहन के बारे में जी। तो जैसे उसको हम लोग ने उसको बताया भी नहीं है ना जी, तो वो अपने पर्सनल कुछ उनकी उलझन थी जिसको वो बात कर रहे थे। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद नबी है हमारे साथ फोन लाइन पर कर्नाटक से। जी नबी साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीडरशिप आज हिंदुस्तान में
कहीं पर भी नजर नहीं आती जी। तो हमारी जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ज्यादातर हमारे मुस्लिम लीडर्स के पास ही है। तो इसी वजह से क्या है, वो लोग क्या है मालूम है, आवाज को, मुसलमानों की आवाज को नहीं उठा पाते। हमारा सवाल ये है कि भाई जितने भी मुस्लिम लीडरशिप हैं सिर्फ नाम के लिए लीडरशिप हैं, मुसलमानों की ख्याल कोई भी नहीं करता मैडम जी। जी हमको ये चाहिए कि भी जैसा कि अभी तस्लीम साहब, रहमानी साहब बता रहे थे, हम यहाँ पर आज के दौर में तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देता कोई लीडर। यहाँ तक कि हमारे कर्नाटक में उर्दू स्कूल्स में टीचर मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक एक हाई स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, टीचर्स नहीं है। हमारा कोई मुस्लिम कायद आकर ये नहीं देखता कि भाई टीचर्स क्यों नहीं है, सिर्फ उनको अपनी मनमानी पे पड़ी हुई है सियासत पे। जी जाहिर सी बात है, जो असली मुद्दे हैं उनकी कोई बात नहीं करता है, सिर्फ जज्बाती बातें की जाती हैं तस्लीम साहब, और लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। और लगातार तमाम जो कॉलर्स हैं वही यही बात ही रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये एक अच्छी बात है, हम जड़ों की बात नहीं करते, हम पत्तों की बात करते हैं। आप देखिए इस मुल्क में अभी 545 में से हमारे पास 20 एमपीज हैं। 20 में से 5 एमपी हैं जो किसी मुस्लिम पार्टी से या इंडिपेंडेंट हैं, बाकी 15 पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। वो उनको खामोश रहना होता है। मैं ऐसे कई लोगों के एमपीज के नाम ले सकता हूं जो जब एमपी नहीं थे तो बहुत बड़े काम मिल्लत के का बात किया करते थे। एमपी बनने के बाद तो वो पार्लियामेंट में उनको चुप होकर बैठ जाना पड़ता है। हमारे पास 4070 इस पूरे मुल्क में एमएलएज की कुल तादाद तमाम असेंबली से 4070 है। हमारे पास पूरे मुल्क में कुल मिला के 100 एमएलएज भी नहीं है। 14% की पॉपुलेशन में 14% अगर 4000 एमएलएज में से आप निकालें तो तकरीबन 500 एमएलएज हमारे होने चाहिए थे। वी आर नॉट इवन 100 इन द होल कंट्री। तो ऐसे में जब ये क़यादत जो पॉलिटिकल पार्टीज की के तहत चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट नहीं दे रही हैं, चाहे वो सेकुलर हों या नॉन सेकुलर है, उन्हें असेंबली में जाने नहीं देती। फिर वो वहां जाके अपनी पार्टी के लीडर की तरफ उनकी तवज्जो रहती है, कम्युनिटी की तरफ तवज्जो नहीं होती। उनको पता भी नहीं होता कि हमको कम्युनिटी के लिए करना क्या है। टिकट जो पार्टियां देती हैं वो भी उन्हीं लोगों को देती है जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि ये कम समझ जीत भी जाएंगे, कम समझदार है, कम तालीम याफ्ता है, या उन रियल इश्यूज की बात नहीं करेंगे, रियल इश्यूज की बात नहीं करेंगे। तो क़यादत को यहाँ फेस बैनर में किल किया गया है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को इसी तरह कम किया गया है कि जो मुसलमानों के पॉलिटिकल ब्रेन है, उन ब्रेन्स को पार्लियामेंट और असेंबलियों में कई पार्टीज ने जानबूझ के जाने ही नहीं दिया। और जो पढ़ा लिखा जो यंग मुस्लिम है वो जो है वो नहीं आ रहा है, वो उसका पार्टिसिपेशन जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत कम है, और यही एक बड़ी वजह भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या मुसलमान खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल का हम जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम क़यादत, कसरत या फिर कमी। और तस्लीम रहमानी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रहमानी साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप को ही क्वेश्चन करना ठीक है? क्या मुसलमानों को क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि लीडर तो वही चुन के उन्हें भेजते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत अच्छे लीडर जो हैं वो हार जाते हैं, और एंड मूवमेंट पे मुसलमानों के लिए जो जज्बाती मसाइल हैं, मौजू हैं, वही मायने रखते हैं, और उन्हीं लोगों को बार बार जिताकर भेजा जाता है। देखिए, जो भी मुल्क में मुसलमानों के नाम निहात क़यादत है, वो बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो क़यादत भी उसी अंदाज से मूव करती है जैसे लोग चाहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। क़यादत का मतलब ये होना चाहिए कि कायद जो बात सही महसूस कर रहा है उससे लोगों से मनवाए। लेकिन अभी जो हमारे पास सो कॉल्ड क़यादत है, वो क़यादत ये देखती है कि उसकी कौम क्या सोच रही है, जो उम्मत सोच रही है वही उसको बोलना है। तो ये तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके पूरे हमारे अवाम पे डल जाती है। हालांकि मैं बुनियादी तौर पर अवाम को कभी उसके लिए जिम्मेदार मैंने कभी माना नहीं, अब भी नहीं मानता। ये जरूर है कि एक माहौल, एक ऐसा नैरेटिव
क्रिएट होता है। देखिए हिंदुस्तान में खास तौर पर डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं जमहूरियत, ये एक इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी है। मैंने हमेशा माना है कि मुतासिर होती है जमहूरियत किसी ना किसी चीज से और इलेक्टोरेट को मुतासिर करती है। मुसलमान भी उसका हिस्सा बनते हैं और वो किसी न किसी लोकल और बिल्कुल ही वक्ती, आर्जी और जज्बाती मुद्दे से मुतासिर होकर वोट करने लगते हैं। तो फिर वही लोग एमएलए और एमपी पैसों के जरिए, अब बहुत मशहूर है, बिरयानी खा के वोट दे देते हैं, बिरयानी के बड़े बड़े काउंटर लगवा देते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, पैसा दे के टिकट लाते हैं, पैसा दे के इलेक्शन लड़ते हैं। तो अगर हम उस वक्ती 500 रुपए 1000 रुपए बांटते हैं लोग, मैं कई बहुत से लोगों को जानता हूं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, कि जो पैसा रात को 12 बजे से बांटना शुरू करते हैं, दोपहर 12 बजे तक बांटते रहते हैं मुस्तकिल 500,000। तो अगर हम इस बुनियाद पर वोट लेकिन कर रहे हैं, ये भी जरूरत है तस्लीम साहब के जो दानिश्वर हैं, जो मुस्लिम दानिश्वर हैं, उनको भी सामने आना चाहिए और इसके तय भी तालीम की बात करते हैं और तमाम चीजों की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम क़यादत को लेकर उस तरह से बात नहीं होती है और बेदारी नहीं पैदा की जा रही है। दरअसल की खास एक बात करना चाहता हूं, आप देखते हैं कि इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे मुसलमानों की तंजीमें और ग्रुप जो हैं वो, जी मैं आपका जवाब लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर अली साहब है हमारे साथ। मंसूर साहब बताइए अपना सवाल। मंसूर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद शमीम है पटना से। जी शमीम साहब बताइए। जी मैं ये तस्लीम रहमानी साहब से ये पूछना चाहते हैं। जी हेलो, जी जी सुन रहे हैं? जी 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 हम रहमानी साहब से एक बात पूछना चाह रहे हैं। जी हम ये सवाल पूछना चाहते हैं रहमानी साहब से, ये जग जाहिर है क्या कि हिंदुस्तान के मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत ही पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, मगर ये सो कॉल्ड तंजीम, ये हम जानते हैं कि मुस्लिम का कोई लीडर नहीं है और एक लीडर बन भी नहीं सकता है ये डेमोक्रेसी में। जब जो भी मुस्लिम लीडर हैं या तंजीमें हैं तो वो लोग मुसलमानों के इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? और सबसे बड़ी बात है क्या कि जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन, जो मुसलमानों के साथ जो पक्षपात हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, ये बंद नहीं होता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को, अपने औलाद को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये पढ़ के क्या करेंगे, ये तो पढ़ करके फिर बिजनेस करना पड़ेगा, वही खेत में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों को सर्विस नहीं मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर गवर्नमेंट ऑफिसेस में मुसलमान के नाम पर छाड़ा जाता है। क्यों ये लोग रिजर्वेशन क्यों नहीं दिलाना चाहते हैं? जबकि हर स्टेट में कुछ कुछ, जैसे केरला में रिजर्वेशन है, बंगाल में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन है, कुछ और भी स्टेट में दिया गया है, मगर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए क्यों नहीं ये करते हैं? आज दलित से पीछा हो गए, क्यों मुसलमान? इसीलिए दलित आगे क्यों हो गए? इसलिए कि उनको जवाब ले लेते हैं आपका तस्लीम साहब से। जी तस्लीम साहब। देखिए रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, आर्टिकल 341 में एक मजहबी राइडर लगा दिया गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया और उसके बाद गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा, रंगनाथ मिश्र कमीशन को सवाल रेफर किया गया, उन्होंने जवाब दे दिया। कांग्रेस के पास 2007 से वो रिपोर्ट मौजूद है। सवाल यह है कि मुस्लिम लीडर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद है वो तो अपनी पॉलिटिकल क़यादत के आगे कम्युनिटी को देख नहीं सकते, और जो प्रेशर ग्रुप है, बदकिस्मती है, मुल्क में इस वक्त 280 थिंक टैंक है, हमारे पास एक भी थिंक टैंक नहीं है जो इस किस्म की चीजों पर कोई स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लानिंग बन कर सके। विजन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास दसियों मौजूद है, उनको इंप्लीमेंट करने के टूल्स नहीं है इंडिपेंडेंटली, जो आउट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कोई लीडरशिप डेवलप हो सके। तो जहां हम थिंक टैंक ना बना सकें, स्ट्रेटेजीज ना बना सके, वहां ये जो छोटे छोटे सवाल है लाइक आर्टिकल 341, जब हम इसी को हल नहीं कर पा रहे तो रिजर्वेशन की बात कहां से कर सकते हैं? हमारे पास एजुकेशन में हमने खासा इंप्रूव किया है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में हमने इंप्रूव नहीं किया। अपने से स्कूल खोले, अपने से कॉलेज बनाए। मैं सरकारों से पूछता हूं कि सरकारों ने आजादी के बाद हमको कितने स्कूल बना के दिए? जितने इस्लामिया इंटर कॉलेज है सब आजादी से पहले हमारे नवाबों की दी हुई जमीनों पर बनाए हुए। उसके बाद कितने इस्लामिया इंटर कॉलेज हमारे यहाँ डेवलप हुए हैं? कितनी यूनिवर्सिटी हमने बनाया? लीगल यूनिवर्सिटी आज तक कंट्रोवर्शियल बनी है। लेकिन तस्लीम साहब सवाल यही है जी, सवाल यही है, लोगों का भी यही सवाल है कि वो ये पूछना चाहते हैं कि दरअसल जिन नुमाइंदों को चुनकर वो
भेजते हैं और ये सोचते हैं कि वो वहां पर जाकर कुर्सी पर बैठकर उनकी बात करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, वो मुद्दे वाकई में जो उन्हें समाज में बराबरी पर लाकर खड़ा करते हैं, क्या वाकई में वो मुद्दे उठाते हैं? और वो पार्टियों के हैं, मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, इस फर्क को समझने की जरूरत है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, उनको मुसलमानों का नुमाइंदा समझने की गलती हमको अब बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बेदारी की भी जरूरत है और खुद मुसलमानों को बेदार होने की भी जरूरत है। उन्हें सोचने की जरूरत है कि वाकई में मुस्लिम लीडर के नाम पर जिसे चुनकर वो भेजते हैं, क्या वाकई में वो मुस्लिम लीडर कहलाने के लायक भी हैं। बहुत शुक्रिया तस्लीम साहब, आपने कीमती वक्त दिया, स्टूडियो में आए, अपनी राय आपने रखी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही।